मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और मीडिया से बात करते हुए अयोध्या राम मंदिर में चंदा घोटाले को लेकर जांच कर रही एसआईटी की जांच की अवधि 15 दिन बढ़ाए जाने को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है। प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम ने कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की जो घटना घटी है उस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और एसआईटी अपनी जांच भी कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को जांच रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए। डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा है कि विपक्ष को श्री राम जन्मभूमि मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा बीजेपी के लिए नेशन फर्स्ट नहीं बल्कि डोनेशन फर्स्ट बताए जाने और बीजेपी के शब्दकोश में धर्म और शर्म न होने के आरोपों पर डिप्टी सीएम ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इसे जितना बड़ा चर्चा का विषय बनाया जा रहा है उसका कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जो चोरी और गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, इस मामले में भी कार्रवाई हो रही है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव के चंदा चोरी के आरोपियों को बीजेपी द्वारा बचाने के आरोपों पर भी डिप्टी सीएम ने पलटवार किया है। वहीं कांग्रेस के नए प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम द्वारा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर दिए गए बयान पर डिप्टी सीएम ने चुटकी ली है। यही है, उस पर कोई बोलने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वहाँ जो घटना घटी है उसकी एसआईटी भी और एफआईआर कर जांच करने का काम कर रही है। जांच का इंतजार करिए, लेकिन विपक्ष को श्री राम जन्मभूमि मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी के लिए नेशन नहीं बल्कि डोनेशन फर्स्ट है। उनके शब्दकोश में धर्म और जो है शर्म नहीं है। इसके साथ साथ तमाम गंभीर आरोप लगा रहे हैं, करें बीजेपी को दान नहीं मिलेगा, वोट नहीं मिलेगा। इसलिए अखिलेश यादव जी जो कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और रसातल में जा रही है। जिन लोगों ने वहाँ कर्मचारी के रूप में सेवा की और उन लोगों ने इस प्रकार से चोरी करने की घटना की जिसकी जांच चल रही है, वह निश्चित तौर से पीड़ाजनक है। उसको किसी भी दृष्टि से अनुचित ही माना जाएगा। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जो परम तपस्वियों की तरह काम किए हैं उसमें आदरणीय चंपत राय जी सहित तमाम श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, उन सबको इस प्रकार की घटना से पीड़ा है। लेकिन इस विषय को जितना चर्चा का विषय बनाया जा रहा है उतना बड़ा चर्चा का विषय बनाने का कोई औचित्य नहीं है। जो चोरी करेगा, जो गलत करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। उससे यादव जी जो रामद्रोही परिवार है उसके सवाल कोई बयानबाजी पे सवाल करते हो। वो स्वयं चाहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि की जगह बाबरी मस्जिद बन जाए, लेकिन उनकी चाहत पूरी नहीं, वहाँ रामलला का भव्य मंदिर बन जाए। अच्छी बात कहती है, चाहे सपा बसपा कांग्रेस तीनों मिलकर के लड़ें, चाहे अलग अलग लड़ें, उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनने जा रही है। कांग्रेस हो और कमजोर हो और कमजोर हो, कमजोर तो हो ही चुका है, उसका बचा क्या है। देखिए, कांग्रेस को कभी भी किसी भी गरीबों के कल्याण के लिए, गांव के विकास के लिए, देश प्रदेश के विकास के लिए बिना भ्रष्टाचार के कोई योजना मंजूर नहीं है। लेकिन आज यह हो गया है कि अब कोई कुछ भी कर ले लेकिन लीकेज नहीं रहेगा। गांव का भी विकास होगा, यानी विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश का विकसित गाँव ये बनने जा रहा है। मंत्री नंदी ने मेजा तेहरे हत्याकांड के पीड़ित परिवार को दिया मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत 15 लाख का चेक। इस मौके पर जिलाधिकारी प्रयागराज की रहे मौजूद पीड़ित परिवार ने मंत्री नंदी के साथ मुख्यमंत्री से की थी मुलाकात। परिवार के 5 सदस्यों के नाम प्रशासन ने किया एक बिस्वा आवासीय भूमि पट्टा, मकान तक आने जाने का रास्ता बनवाया गया। 6 जुलाई को नोटिस पीरियड समाप्त होने के बाद हत्यारोपी के अवैध निर्माण पर होगी विधिक कार्रवाई। संगम नगरी प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन ने 20 सूत्री मांगों को लेकर संगम नोच पर आंदोलन शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह के नेतृत्व में आज से संगम नोच पर अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह शुरू कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, किसानों, मजदूरों, युवाओं और आम जनता की समस्याओं पर लंबे समय से शासन प्रशासन को ज्ञापन दिए जाने के बाद भी अब तक कोई ठोस समाधान नहीं मिला, जिसके कारण ऐसे में लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण तरीके से जल सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया है।
अनुज सिंह का आरोप है कि न किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है, बिजली की समस्या है, किसने की जमीन लोग एग्रीमेंट करके भेज देते हैं और किसानों को पैसा नहीं मिल पाता है। इस तरह की कई समस्या उत्पन्न हो रही है और किसानों का नाम भूमाफियाओं से जोड़ दिया जाता है। इन सभी मुद्दों को लेकर अनुज सिंह ने प्रशासन के अधिकारियों पर हमला बोला और कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक ये जल सत्याग्रह जारी रहेगा। मामला चल रहा है, पूरे प्रदेश में खाद की दिक्कत है किसान को, पूरे प्रदेश में बिजली की दिक्कत है और एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि जो फर्जी मुकदमे किसानों के ऊपर और आम जनता के ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं वो एक बहुत चिंता का विषय है। इससे पहली चीज़ तो सरकार की छवि खराब हो रही है। इसके पीछे जो लोग हैं, जैसे प्रयागराज की बात करें, प्रयागराज में हमारे बहुत से साथी हैं जिनके ऊपर पिछले 1 साल में ढेर सारे मुकदमे हुए। जब उन मुकदमों का विरोध होता है तो अधिकारी ये कहते हैं कि इसकी जांच करा के खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक खत्म एक भी नहीं हुआ, उसमें लोगों को फंसा के रखा जाता है। तो एक आम आदमी कचहरी दौड़े, पुलिस के ऑफिस में दौड़े, सीओ के यहाँ दौड़े, इंस्पेक्टर के यहाँ दौड़े या अपना काम करे, अगर उसका कसूर नहीं है, भूमाफियाओं के नाम पे कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई आम जनता पे हो रही है। खाद के लिए किसी के पास जाओ, सुनने को तैयार नहीं, कह रहे हमारे पास खाद की कमी है, भंडारण ही नहीं है। जमीन पे कुछ और है, कागज पे कुछ और है। सरकार कागज में कहती है क्योंकि अधिकारी कागज बना करके देते हैं। यहाँ इलाहाबाद में जमीन किसान की है, मुकदमा चल रहा है, जो मुकदमा देख रहा है, जिस अधिकारी के टेबल पे मुकदमा है, पहले उस जमीनों को वो अपने रिश्तेदारों के नाम एग्रीमेंट कराता है, दूसरी पार्टी से तय करता है और उसके बाद उसको अपने रिश्तेदारों के नाम रजिस्ट्री करा देता है। इस तरीके के बहुत से मामला, एक मामला एयरपोर्ट का है, वहाँ जुआ जैसी तमाम चीजें हैं। मैंने अधिकारियों से भी शिकायत किया, अधिकारी को ये कहना है कि इंस्पेक्टर सुनता नहीं है। तो अब ये तो बड़ी विचित्र बात है कि अगर एक इंस्पेक्टर नहीं सुन रहा है और मैं उसके ऊपर के अधिकारियों से फोन करके बता रहा हूँ, एक बार नहीं 4-4, 5-5 बार बता रहा हूँ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। जमीनें कब्जा हो रही है, अगर आप पैसे वाले नहीं है तो आपकी जमीन तहसील प्रशासन नाप नहीं सकता। तो आपका जो विरोध है वो अधिकारी के प्रति, सरकार के प्रति या किसके प्रति? हमारा जो विरोध है, जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि सरकार तक वो सही चीज का मैसेज पहुंचाए, उस नीति का है कि हमारी आवाज क्यों नहीं वहां तक पहुंच रही है। अभी 25 मार्च को हम लोगों ने डीएम साहब के साथ 5-4 दौर की वार्ता किया, उसमें डीएम साहब ने मेरे सामने सारे विभागों को, मेरे पास लेटर भी है, स्पष्ट लिखा कि 1 हफ्ते के अंदर इन बिंदुओं का निस्तारण करके मुझे अवगत कराएं। जब डीएम साहब की बात का ये हाल है कि डीएम साहब कहते रह गए, लेकिन आज 3 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी भी विभाग के द्वारा नहीं आया, तो डीएम से बड़ा मैं किसको मान लूं। तो जब डीएम साहब की बात ये सब नहीं मान रहे हैं तो हमारी मजबूरी है कि हम सीएम साहब से सुनाएंगे, अगर सीएम साहब की भी नहीं मानेंगे तो पीएम साहब से सुनाएंगे। और क्योंकि सरकार का फोकस बहुत रहता है संगम पे ना, कहीं और आप करेंगे तो कहेंगे कि जमीन कब्जा करने के लिए बैठे हैं सब, यहाँ कम से कम करेंगे तो सरकार का फोकस तो है कि संगम से इतना ज्यादा पैसा खर्च किया सरकार ने संगम क्षेत्र में, इतना बड़ा यहाँ से महाकुंभ का आयोजन हुआ, तो सरकार का यहाँ फोकस रहता है, इसलिए यहाँ से कर रहे हैं। यहाँ का कैबिनेट मिनिस्टर कहता है कि एक ऐसो को हटा दो, तो जब कैबिनेट मिनिस्टर की नहीं सुनी जा रही तो मेरी क्या सुनी जाएगी। डीवीपी की आप डीवीपी की बात कर रहे हैं, इस पे क्या करना है? देखिए वो एकदम सत्य है, एक नहीं मैं आपको 10 सुना दूं, एक नहीं मैं आपको 10 सुना दूं, लेकिन पता नहीं कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। पुलिस से मेरा कोई पंगा नहीं है, लेकिन आप गलत करोगे तो आवाज उठाएंगे। हमारा जो मामला है वो रेवेन्यू से, इरिगेशन से और भूमि अधिग्रहण से ज्यादा है, लेकिन पुलिस की जो करतूतें हैं, जिस इंस्पेक्टर ने गलत किया उसके खिलाफ आंदोलन होगा और होता रहेगा। और अधिकारियों को इसलिए कोसना जरूरी है क्योंकि अधिकारी उसका संज्ञान नहीं ले रहे। बात आप कर रहे हैं, मगर सरकार के जो गौ रक्षा प्रभारी वो कह रहे हैं गौ आधारित आप खेती करें, तो उस पर क्या? अरे गौ आधारित पूछिए, खुद कभी किए हैं गौ आधारित खेती कि हम ही लोग कर लें? हम लोग तो क्या करते हैं, जो गाय पाल रखे उसका गोबर क्या करते हैं, खा तो जाते नहीं है भाई, कहीं ना कहीं हम लोग खेतों में ही डालते हैं ना, लेकिन उससे नहीं पूरा होता तो खाद डालने का काम करते हैं। सरकार कहे तो नहीं, सरकार उत्तर प्रदेश को घोषित कर दे कि ऑर्गेनिक स्टेट है, यहाँ खाद प्रतिबंधित है, सब अपने आप सही हो जाएगा। तो सरकार तो घोषित नहीं कर रही है, जैसे सिक्किम है उसी तरीके से आप इसको ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दो, सब कुछ आ जाएगा, सब खाद छोड़ देंगे, सब गोबर की खाद पे आ जाएंगे। सरकार का कहना है कि अभी 6 महीने का स्टॉक भरपूर है, कोई किसी चीज सरकार झूठ बोल रही है। आप जाके किसी भी सहकारी समिति पे किसान बन के चले जाइए कि मैं फला गाँव का रहने वाला हूँ, मुझे वो है, जो इससे जो गांव का किसान था, जैसे गांव के कुछ लोग बाहर चले गए शहरों में, अपना खेत उन्होंने दे दिया किराए पे, तो अब जो किराए पे खेत ले लिया, 20 बीघे की खेती अगर कोई गांव का गरीब आदमी कर रहा है कर्जा लेकर के, केसीसी लोन लेकर के, तो उसको खाद मिलेगी नहीं क्योंकि उसके नाम से है नहीं वो खेत, तो वो कैसे करेगा उस खेतों। इस आंदोलन की दिशा है कि ये आंदोलन लंबा चलेगा, जब तक मांगों पे आश्वासन से काम नहीं चलेगा। मांगों पे ठोस निर्णय चाहिए, काम चाहिए। सरकार
अधिकारियों को निर्देशित करें, अधिकारी यहाँ काम शुरू करें, किसानों की समस्याओं का समाधान करें, फिर हम आगे का सोचेंगे। हाँ, टिकैत साहब बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अनुज सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। वहीं दूसरी तरफ सिटी मजिस्ट्रेट विनय सिंह यहां पर पहुंचे और किसानों को समझाने बुझाने की कोशिश की। बात दे किसानों का साफ कहना था कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हमारा जल सत्याग्रह जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के द्वारा संगम मोर्च पर एक धरना किया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि पूर्व में कुछ ज्ञापन उनके द्वारा दिए गए थे जिन पर की गई कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है। उनसे इस विषय में वार्ता हो रही है कि फिर से अपना ज्ञापन में जो विषय उन्होंने उठाए हैं उनको समयबद्ध तरीके से और नियम अनुसार उन पर कार्रवाई करते हुए हम शीघ्रता से उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी भी हम वार्ता कर रहे हैं किसान यूनियन के पदाधिकारियों से और उम्मीद करते हैं कि वो इस आश्वासन पर कि हम शीघ्रता से इन विषयों पर कार्रवाई करके और उन्हें इन विषयों से अवगत भी कराएंगे, वो अपना धरना समाप्त करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी ये जल सत्याग्रह खत्म नहीं किया जाएगा, तो किस तरह से हम वार्ता कर रहे हैं, हम प्रयास यही करते हैं कि एक सकारात्मक इसमें हम सफल होंगे और किसानों के हित में जो भी उनके विषय हैं उन पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई जरूर करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के दालमंडी क्षेत्र में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के समीप सड़क चौड़ीकरण और सुंदरीकरण परियोजना के खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को जनहित और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसी भी भूमि या धार्मिक संपत्ति का अधिग्रहण करने का संप्रभु अधिकार प्राप्त है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने सैयद रशीद अली व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में अपर महाधिवक्ता MC चतुर्वेदी, एडिशनल CSC सुरेश सिंह, नगर निगम वाराणसी के अधिवक्ता विनीत संकल्प और VDA के अधिवक्ता को सुनकर दिया है। दालमंडी मार्केट के 6 दुकानदारों जो किराएदार हैं ने याचिका में दालमंडी स्थित उनकी दुकानों और भवनों से मनमाने ढंग से बेदखल न करने, प्रशासन द्वारा बलपूर्वक बेदखली या पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जरिए किसी भी तरह का उत्पीड़न रोकने और क्षेत्र में स्थित 6 प्राचीन मस्जिदों अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद, मस्जिद रंगीले शाह, मस्जिद अली रजा खान, मस्जिद करीमुल्लाह बेग, मस्जिद निसारन और मस्जिद संगमरमर को ढहाने या उनका स्वरूप बदलने से रोकने की मांग की था। याचियों का तर्क था कि दालमंडी मुस्लिम बहुल और बेहद पुराना व्यस्त बाजार है। चौड़ीकरण के लोक निर्माण विभाग के 21,588.24 लाख के बजट वाले प्रोजेक्ट से हजारों लोगों की आजीविका छिन जाएगी। साथ ही उन्होंने पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का हवाला देकर मस्जिदों के अधिग्रहण को अवैध बताया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता केवल किराएदार हैं और उनके पास रेंट एग्रीमेंट या बिजली बिल जैसी सीमित चीजें हैं। लंबे समय से व्यापार करने मात्र से उनका अधिकार मालिकाना हक में नहीं बदल जाता। भूमि अधिग्रहण कानून अधिनियम 2013 के तहत मुख्य रूप से संपत्ति के वास्तविक मालिक को ही आपत्ति जताने या मुआवजे की बातचीत करने का अधिकार होता है। संपत्ति मालिकों ने इस परियोजना पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता महेश चंद्र चतुर्वेदी ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि प्रशासन किसी को अवैध रूप से बेदखल नहीं कर रहा है। आपसी सहमति के आधार पर सेल डीड निष्पादित कर जमीनें ली जा रही हैं और जो लोग सहमत नहीं हैं उनके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत धारा 11 की अधिसूचना जारी कर उचित मुआवजे और पुनर्वास की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। वहीं जर्जर भवनों पर नगर निगम और वाराणसी विकास प्राधिकरण अपने नियमों के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। महाकुंभ के दौरान जहां प्रयागराज की कुंभ नगरी में सड़कों के किनारे धार्मिक प्रतीकों वाली स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, तो वहीं अब प्रयागराज में आगामी माघ मेला पहले नगर निगम शहर को आध्यात्मिक और आकर्षक स्वरूप देने के लिए सड़कों पर धार्मिक प्रतीकों से सुसज्जित विशेष स्ट्रीट लाइटें लगा रहा है। इन लाइटों पर ओम और स्वस्तिक सहित अन्य धार्मिक चिन्ह बनाए गए हैं, जो शहर की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज को आध्यात्मिक पहचान देने के उद्देश्य से शहर की प्रमुख सड़कों पर धार्मिक कलाकृतियों और प्रतीकों वाली स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी। अब उसी तर्ज पर नगर निगम एक बार फिर माघ मेला 2027 की तैयारियों के तहत शहर के विभिन्न इलाकों में ऐसी स्ट्रीट लाइटें स्थापित कर रहा है। इन स्ट्रीट लाइटों पर ओम और स्वस्तिक और अन्य धार्मिक प्रतीकों की आकर्षक आकृतियां बनाई गई हैं,
जो दिन और रात दोनों समय लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। शहर में आने वाले श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र होगी और साथ साथ स्थानीय नागरिक भी इनकी सराहना कर रहे हैं। नगर निगम का उद्देश्य प्रयागराज की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करना है, ताकि माघ मेले के दौरान देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को एक भव्य और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव हो सके। शहर के कई प्रमुख मार्गों पर इन स्ट्रीट लाइटों का कार्य तेजी से जारी है, जिससे साफ है कि माघ मेला 2027 की तैयारियां अभी से गति पकड़ चुकी हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।